नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम से पाठ कविता कैसे बनती है के प्रश्नोत्तर, बड़े प्रश्नोत्तर। और अगली वीडियो में हम करेंगे इसके लघु उत्तरात्मक प्रश्न। तो आज हम करते हैं बड़े प्रश्न, जैसे कि कविता किसे कहते हैं, कविता के तत्व कौन से हैं, शब्द, छंद, बिंब का महत्व क्या होता है और कविता की घटक क्या है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कविता कैसे बनती है, शब्दों का चयन कैसे होता है, कविता कहाँ से शुरू हुई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मानव के मन में तरह तरह के भाव छिपे होते हैं। ये भाव समय समय पर अनुकूल परिस्थितियों में तुकबंदी के रूप में बाहर आ जाते हैं और कविता का रूप ले लेते हैं। यही तुकबंदी के बोल ही कविता बन जाते हैं। इसलिए हमारा इस पाठ का पहला प्रश्न बनता है कि कविता किसे कहते हैं। काव्य, कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें मनोभावों को, यानी कि मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाले विचारों को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, उसे कविता कहते हैं। दूसरे शब्दों में कविता का शाब्दिक अर्थ है काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है, कविता कहलाती है। कविता हमारी संवेदना के निकट होती है, वह हमारे मन को छू लेती है और कभी कभी झकझोर कर रख देती है। कविता के मूल में संवेदना है, राग तत्व है। यह संवेदना संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध है। यह वही संवेदना है जिसने रत्नाकर डाकू को महर्षि वाल्मीकि बना दिया था। कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि पहले एक डाकू हुआ करते थे। एक बार उन्होंने एक क्रोंच के जोड़े पर शिकार किया। उस समय वह क्रोंच पक्षी का जोड़ा प्रेमालाप कर रहा था, जिसमें से एक पक्षी मारा गया तो दूसरा पक्षी विलाप करने लगा। तभी उनके मन से, उसी राग तत्व से, उसी जो संवेदना थी, उससे कवि को महर्षि वाल्मीकि यानी कि कवि बना दिया। सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। अर्थात जिस व्यक्ति के आँखों से संवेदना के आंसू बहे होंगे तभी कविता का जन्म हुआ होगा। अगला प्रश्न है कविता के तत्व। कविता के तत्व कौन कौन से हैं? इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, कविता की संरचना में बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे कवि की कल्पना, व्यक्तिक सोच, परिवेश, परिस्थितियाँ, भाषा, छंद, बिंब, रस। ये सब एक साथ मिलकर सुंदर काव्य का निर्माण करते हैं, यानी कि कविता का। कवि की प्रतिभा इन सब तत्वों के आधार पर ऐसी सबल अभिव्यक्ति करती है कि वह रचना अमर हो जाती है। अर्थात ये सब सारे तत्व मिलकर जब किसी रचना की कृति करते हैं तो वह रचना ही अमर हो जाती है। कवि के मन की गंभीर अनुभूति कविता का रूप धारण कर लेती है। इसीलिए जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियाँ कवि की पीड़ा को दर्शाती हैं। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर
वह आज बरसने आई। अगला प्रश्न बनता है, कविता के लेखन में शब्दों का क्या महत्व है? कविता का कलेवर शब्दों से बनता है। कलेवर मीन्स होता है बेटा शरीर, यानी कि कविता का शरीर। दूसरे अर्थों में हम शब्दों को कविता का शरीर भी कह सकते हैं। सार्थक शब्दावली कविता की जान होती है। शब्द में शक्ति होती है। यदि शब्दों का उचित प्रयोग किया जाए तो वह शब्दावली काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर देती है। अंग्रेजी कवि W.H. आर्डन ने भी कहा था कि प्ले विद द वर्ड्स, अर्थात शब्दों से खेलना सीखो। शब्दों से खेलने का तात्पर्य है शब्दों के भीतर सदियों से छिपे अर्थ की परतों को खोलना। शब्दों के मेल जोल बढ़ाने से ही कविता बन जाती है। कवि अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से ही आकार देता है। शब्दों का चयन, उसका गठन और भावानुसार लयात्मक अनुशासन सबल काव्य रचना में विशेष महत्व रखते हैं। अगला प्रश्न बनता है, कविता में छंद का क्या महत्व है? अब सबसे पहले जानते हैं कि छंद होता क्या है। छंद कविता का अनिवार्य तत्व है। दूसरे अर्थों में इसे कविता का शरीर भी कहा जाता है। कविता में आंतरिक लय के लिए छंद की समझ जरूरी है। कहने का अभिप्राय ये है कि कविता की जो सुंदरता होती है, जो सौंदर्य होता है, उसको समझने के लिए छंद की आवश्यकता होती है। अर्थात छंद वो होती हैं जो आंतरिक लय को सौंदर्य के माध्यम से प्रकट करते हैं। कविता छंद युक्त भी हो सकती है और छंद मुक्त भी हो सकती है। काव्य में छंद का महत्व क्या है? कविता में छंद के प्रयोग से पाठक या फिर श्रोता के हृदय में सौंदर्य बोध की गहरी अनुभूति होती है। जो कवि अपने काव्य में छंदों का प्रयोग करते हैं, छंदों का प्रयोग अर्थात आंतरिक सौंदर्य, छंद कहा जाता है आंतरिक सौंदर्य को, तो वो श्रोता के हृदय में भी सौंदर्य बोध की अनुभूति पैदा कर देते हैं। छंद में यति गति के सम्यक निर्वाह से, यति गति का मतलब होता है कि धीरे धीरे या फिर तेज, कम या ज़्यादा। यति कम, जैसे कम करना या ज़्यादा। गति कहने का अभिप्राय है कि कविता में जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है कि वो जल्दी किया जा रहा है या उसको गति धीरे दी जा रही है, उसका ठीक प्रकार से, सम्यक मीन्स ठीक उसका ठीक प्रकार से जो निर्वाह किया जाता है तो पाठक को सुविधा होती है। कहने का अभिप्राय ये है कि एक कवि ने माना कि अपनी कविता में छंद का प्रयोग किया तो उसमें जिन संकेतों का वो प्रयोग करता है तो संकेतों से ही पाठक जो है उसके अर्थ को अच्छे से समझ पाता है। तो इसलिए उसके निर्वाह से, ठीक प्रकार के निर्वाह से ही पाठक को सुविधा होती है। दूसरे शब्दों में कह जाते हैं कि यदि हम कविता लिखते समय दो शब्दों के बीच में कुछ जगह खाली छोड़ दी जाती हैं तो वो शब्द भी कुछ ना कुछ हमें कह रहे होते हैं, अर्थात किसी ना किसी अर्थ का संकेत कर रहे होते हैं। छंदबद्ध कविता को सुगमता से कंठस्थ किया जा सकता है। छंद से कविता में सरसता और गेयता के कारण अभिरुचि बढ़ जाती है। सरसता आती है तो सौंदर्य आता है, सुंदरता आती है, उसमें मन को अच्छी लगती है कविता। और गेयता का मतलब होता है उसे गीत रूप में गाया जा सकता है। जैसे तुलसीदास जी ने अपने कविताओं में छंदों का प्रयोग किया है तो हम उसे गा सकते हैं। मानवीय भावनाओं को झंकृत करके उसके नाद सौंदर्य में वृद्धि करता है। अगला प्रश्न है, कविता में बिंब का महत्व। कविता में बिंब का क्या महत्व? बिंब मतलब होता है छाया, दृश्य, जो हमारी आंखों के सामने दृश्य उत्पन्न हो जाते हैं कविता को पढ़ते हुए, उसे हम बिंब कहते हैं। अब कविता में उनका महत्व क्या है?
बिंब कविता की दुनिया का महत्वपूर्ण उपकरण है। हमारे पास दुनिया को जानने का एकमात्र और सुलभ साधन अपनी इंद्रियां ही हैं। बाहरी संवेदना मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती है। हमारी इंद्रियां के बारे में आप जानते हैं, हमारी 5 इंद्रियां होती हैं। तो जो हमारी बाहरी संवेदना अर्थात जिसे हम अनुभूत करते हैं, वो हमारा जब मन में प्रकट होती है तो वो बिंब के रूप में बदल जाती है, एक दृश्य के रूप में बदल जाती है। जब कुछ विशेष शब्दों को सुनकर अनायास ही मन के भीतर कुछ चित्र उत्पन्न होते हैं, तो ये स्मृति चित्र ही शब्दों के सहारे कविता का बिंब निर्मित करती हैं। कहने का अभिप्राय है, हम बैठे हैं और हम अचानक ही हम किसी वर्षा शब्द को सुनते हैं और हमारे मन में कैसा चित्र उभर कर सामने आते हैं, जैसे कि बाहर निकलेंगे तो वर्षा हो रही है। तो हमारे मन में जो चित्र उभर कर आया हमारी स्मृति चित्र में, वो जैसे कि एक उसने वर्षा का बिंब निर्मित कर दिया, हमें वो दृश्य सा दिखाई देने लगा। इसे कहा जाता है बिंब। कविता में बिंबों का विशिष्ट महत्व होता है। जयशंकर प्रसाद प्रकृति का मानवीकरण करते हुए बिंब प्रस्तुत करते हुए उषा का चित्र खींच देते हैं। उषा यानी कि प्रातःकालीन सुबह। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। बीती विभावरी, विभावरी मीन्स होता है रात। रात बीत गई है, उठो उठो अब, क्योंकि अंबर पनघट में डुबो रही। जो पनघट मीन्स होता है जहाँ युवतियाँ पानी लेने के लिए जाते हैं, तो जो पनघट है उस पर आकाश ऐसे लगता है जैसे अपने उषा के आ जाने पर, प्रातःकालीन होने पर अपने तारों को मटके के रूप में वहाँ से भर रहा हो। कविता में चित्रों का या बिंबों का प्रभाव अधिक पड़ता है। कवि ने उषाकालीन बेला को पनघट पर जल भरती हुई स्त्री के रूप में चित्रित किया है। अतः कविता की रचना करते समय दृश्य और बिंब की संभावना तलाश करनी चाहिए। ये बिंब सभी को आकर्षित करते हैं। बिंब हमारी ज्ञानेंद्रियों को केंद्र में रखकर निर्मित होते हैं। जैसे चाक्षुष मीन्स होता है जो आँखों से संबंधित हो। घ्राण हमारी नाक से संबंधित इंद्रिय होती है, सूंघने से। आस्वाद्य, जो हम स्वाद उत्पन्न होता है, जिह्वा। स्पर्श, जब हम त्वचा से, जो हमारी त्वचा रूपी इंद्रियां हैं वो स्पर्श का अनुभव करती हैं। श्रव्य, जो हम कानों से सुनते हैं, तो सुनने की ये इंद्रियां होती हैं। जिस तरह से हमारी 5 इंद्रियां होती हैं और ये 5 बिंब उत्पन्न करती हैं। जब कविता लिखते हैं तो हम कोई भी बिंब उसमें प्रयुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता लेखन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। माना कि हम कवि बनना चाहते हैं। हर व्यक्ति में कवि का एक रूप होता है, ज़रूरत होती है उसे बाहर निकालने की। तो यदि हम कवि बनना चाहते हैं तो कविता लेखन में हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। पहला, कविता भाषा में होती है, इसलिए भाषा का पूर्ण ज्ञान आवश्यक है। भाषा प्रचलित एवं सहज हो और संरचना ऐसी हो जो पाठकों को नई लगे। दूसरा, हमें क्या ध्यान रखना है, कविता में संकेत चिन्हों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए संकेत चिन्हों का पूर्ण ज्ञान अनिवार्य है। जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी कि कविता में यति और गति का स्थान, ये संकेत चिन्ह होते हैं। हम कोमा लगा रहे हैं, हम खाली जगह छोड़ रहे हैं, हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, तो जैसा संकेत चिन्ह होगा वैसा ही उसका अर्थ प्रकट होता है। वाक्य गठन की कुछ विशेष प्रणालियां हैं जिन्हें शैली कहा जाता है। शैली का अभिप्राय होता है कि जिस तरीके से कविता लिखी जाती है, भावात्मक है, चित्रात्मक है या दृश्यात्मक है, किस तरह की शैली है, उदाहरणात्मक है, अगर उदाहरण दिए जाते हैं तो उदाहरणात्मक हो जाती है,
अर्थात बहुत सारी शैलियाँ होती हैं। कवि किस शैली का किस कविता में प्रयोग करना चाहता है या कर रहा है, लेखन शैलियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आगे हमें ध्यान रखना है कि कविता में पारंपरिक और मुक्त दोनों छंदों में कविता की रचना की जा सकती है। कविता में हम छंदों का प्रयोग भी कर सकते हैं और मुक्त छंद, मुक्त अर्थात कविता में छंदों का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम कविता की, यदि हम छंदों का प्रयोग नहीं भी करते तो भी कविता की रचना करते समय आंतरिक लय का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। कविता का स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहता है। कवि को समय विशेष में प्रचलित प्रवृत्तियों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसा समय चल रहा है वैसी ही कविता की रचना करनी चाहिए। शब्दों के सुव्यवस्थित प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, इसलिए कवि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें कहने की कला में दक्ष होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता के महत्वपूर्ण घटक। कविता के कौन कौन से महत्वपूर्ण घटक होते हैं, अर्थात जो ज़रूरी चीज़ें हैं। कविता के कुछ महत्वपूर्ण घटक होते हैं जिनके बिना कविता का निर्माण हो ही नहीं सकता। ये हैं भाषा, शैली, बिंब, छंद और अलंकार। ये 5 घटक ऐसे हैं जो कविता की रचना के लिए अति आवश्यक होते हैं। भाषा कविता का महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही कवि अपनी संवेदनाओं और भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। शैली के द्वारा कवि अपनी संवेदनाओं को कविता के रूप में अभिव्यक्त करता है, अर्थात किस तरीके से लिखी गई है, किस शैली से कविता लिखी गई है, ये बहुत ज़रूरी है। बिंब का शाब्दिक अर्थ होता है शब्द चित्र। शब्दों के माध्यम से जो चित्र दिखाए जाते हैं, इन शब्द चित्रों के माध्यम से ही कवि अपनी कल्पना को साकार रूप प्रदान करता है। कवि के बिना कविता की कल्पना भी नहीं की, बिंब के बिना कविता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह कविता का मूल आधार है। इसके बाद आता है छंद। छंद ही कविता का रूप प्रदान करते हैं। इनके द्वारा ही कविता पद्य की श्रेणी में आती है। अलंकार, ये कविता को सौंदर्य प्रदान करते हैं। इनके द्वारा ही कवि अपनी कविता को सजाता है। जिस तरह से एक नारी अपने शरीर को गहनों से सजाती है, उसी तरह से एक कवि अपनी कविता को अलंकारों से सजाता है। तो बच्चों, ये थे कैसे बनती है कविता, इसके प्रश्न और उत्तर। इन प्रश्नों को याद करिए और दोबारा से इस पाठ का अभ्यास कीजिए। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।